हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल पे, जहाँ से एक छोटी सी शुरुआत हो रही है। जो अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, उसकी जो सीरीज चल रही है साइंस की, जनरल साइंस की, उसमें जो पिछले दो टॉपिक्स के वीडियो आपने देखे होंगे, तो उन पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और उनको शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में और ऐसे वीडियो बना के पढ़ाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वेलकम है आपका। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा साइंस में, वो होगा द्रव्यमान केंद्र एवं घूर्णन गति, यानी कि सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल एनर्जी। सेंटर ऑफ मास, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, यानी कि किसी वस्तु का वह बिंदु जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है, केंद्रित रहता है। यानी कि अगर उस बिंदु से अपन उस पर्टिकुलर वस्तु को स्टेबल करना चाहेंगे, तो उस बिंदु पे अपन उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो वो जो उसका बिंदु होगा जहां से वो संतुलन की अवस्था प्राप्त कर रही है, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। तो द्रव्यमान केंद्रित रहता है। ठीक है, जैसे कि ये एक स्क्वायर शेप में, वर्गाकार शेप में ये है बॉक्स। ठीक है, इसका मध्य बिंदु, जो इसका विकर्णों का कटान बिंदु होगा, इसके विकर्ण हो गई। ठीक है, डायगोनल। इसके डायगोनल का जो कटान बिंदु होगा, जहां पे डायगोनल्स कट करेंगे, वहां पे अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेगा। और ये जो डायगोनल का कटान बिंदु है, यही क्या कहलाएगा, इसका द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसका द्रव्यमान केंद्र। एग्जाम्पल के तौर पे एक गोले की प्लेट है, तो उसमें उसका द्रव्यमान बिंदु कहाँ रहेगा, उसके केंद्र बिंदु पे। दूसरा है एक खोखली चकती है। चकती कैसे होती है, ये इसकी चकती हो गई, तो इसका कहां से होगा, ये भी इसका यहां से सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, और जैसे कि घनाभ हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये मैंने घनाभ बना दिया। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके जो सारे विकर्ण होंगे उनका जो कटान बिंदु है, वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। अब इसका जो इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछ सकते हैं, वो होगा एक कोन, जो शंकु होता है, शंकु का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो शंकु का सेंटर ऑफ मास होगा, ये मैंने बनाया कोन, ये हो गया शंकु। और जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वो होगा, ये इसकी क्या कहलाएगी, एक्सिस, इसकी अक्ष कहलाएगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो इसके शीर्ष से इस अक्ष पे होगा, कितनी दूरी पे, 3h/4। कितनी दूरी पे, 3h/4, जहां h क्या है, ये इसकी h है। ठीक है, ये वाली दूरी इसकी क्या हो गई, शीर्ष से लेके इसके मध्य बिंदु तक h हो गई। तो शीर्ष से लेके 3h/4 दूरी तक इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ मास। इसके बाद में जो अगला बिंदु है, वो है अपना जो अपना अगला टॉपिक है, वो है पॉइंट है
घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, यानी घूर्णन गति क्या होगी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है घूर्णन गति यानी किसी के चारों ओर घूम रही होगी वो। तो एक अक्ष है, ले ली मैंने एक अक्ष, इसके चारों ओर कोई वस्तु घूम रही है, यानी कि किसी अक्ष के चारों ओर एक निकाय इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है कि उसका सभी दिशाओं में उसके जो कण है, यानी कि सभी दिशाओं में उसके कण वृत्तीय पथ पर चलते हैं। ठीक है, तो वो गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि एक अक्ष का परितय मतलब चारों ओर वो घूर्णन गति करेंगे, चारों ओर घूमेगा, तो वो क्या कहलाएगी, वो उसकी घूर्णन गति कहलाएगी। ठीक है, अब जो दूसरा आता है अपना पॉइंट, वो है बलाघूर्ण, यानी कि उसका टॉर्क। अब इसका टॉर्क क्या होता है वो देख लीजिए। टॉर्क होता है, ये मैंने एक अक्ष ले ली, ठीक है, यहां से मैंने रस्सी बांधी और यहां से एक पिंड को, इसको चारों तरफ घुमा रहा हूं मैं, इसको चारों तरफ घुमा रहा हूं। तो जो इसका टॉर्क होगा, ये इसके टॉर्क का साइन है, जो इसका टॉर्क होगा वो होगा F इंटू डी, और ये क्या कहलाएगी इसकी डी। ठीक है, ये अक्ष ऐसा होगा और दूरी ऐसे होगी इसकी, जो मैंने बांध रखी रस्सी, तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो क्या होगा कि बल तथा उस अक्ष से लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, बलाघूर्ण कहलाएगा। अक्ष तथा उस अक्ष से लंबवत दूरी, किसके बीच की दूरी, इस कण के बीच की, और इसके अक्ष की दूरी, जो इसकी लंबवत दूरी होगी वही उसका क्या कहलाएगा, टॉर्क। ठीक है, तो ये इसका टॉर्क हो गया। अब बात ये आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि घूर्णन गति बिना अक्ष के भी हो सकती है। एक आदमी आया, वो मैदान के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ठीक है, अब वो बंधित नहीं है कि उस मैदान के चारों ओर चक्कर जैसे, मतलब वो कैसे बताऊं मैं आपको, यानी कि उस मैदान के चारों ओर चक्कर वो इस तरीके से काटेगा कि वो एक तरीके से एक रस्सी से बंधा हुआ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें बलाघूर्ण में क्या होता है, बलाघूर्ण में एक निश्चित पथ पे चारों ओर घुमाया जाता है। इसी के कारण क्या होता है, जैसे कि निश्चित पथ का मतलब हो गया, यहाँ से रस्सी बांध दी निकाय से, तो ये रस्सी क्या करेगी, उसको ना तो आगे जाने देगी ना इधर आने देगी, ये एक निश्चित पथ में ही उसको घुमाएगी, जिसका कारण इसको क्या बोला गया है, बलाघूर्ण। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, बलाघूर्ण। और इसका जो पॉइंट है कि अगर क्लॉकवाइज बलाघूर्ण होगा तो वो होगा पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो होगा नेगेटिव, वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉर्क, बलाघूर्ण। अब इसके बाद में जो आता है वो है बल युग्म। क्या है, बल युग्म। अब बल युग्म क्या है, जैसे कि Q और माइनस Q, और इनके बीच की दूरी मैंने मान ली 2a। ठीक है, यानी कि इधर तो है प्लस आवेश और इधर है माइनस आवेश, तो ये हो जाएगा बल युग्म इज इक्वल टू Q2a। मतलब कि वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फ्लो में थोड़ा पॉइंट आ गया, तो इस वजह से बल युग्म का मतलब हो गया कि दो विपरीत आवेशों के कारण किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, बल युग्म। यानी कि
युग्म का मतलब जोड़ा, ये दो जोड़े हो गए और इनके कारण किसी वस्तु पर बल लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बल युग्म। ठीक है, इसको याद रखो तो ठीक है, याद नहीं रखो तो भी ठीक है, लेकिन ये दो देख लेना एक बार। इसके बाद में जो आता है अपना टॉपिक है, जो अपना पॉइंट है वो है संतुलन, इक्विलिब्रियम। अब ये संतुलन क्या है? संतुलन है कि किसी वस्तु पर बल इस प्रकार कार्य करे, इस प्रकार कार्य करे कि वो ना तो रेखीय गति करे ना ही घूर्णन गति करे। कुल मिला के अगर वो एक जगह खड़ी है तो उसकी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। तो ना तो उसमें वो रेखीय गति करेगी ना ही घूर्णन गति करेगी, घूर्णन गति करे। ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, संतुलन की अवस्था कहलाएगी। अब इसमें दो तीन पॉइंट है वो देख लीजिए। इस अवस्था में रेखीय सदिशों का योग, रेखीय सदिशों का योग शून्य होगा। अगर मैं ये रेखीय सदिश ये पूरा बताऊंगा तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बाकी आप चाहोगे तो अलग से वीडियो बना दी जाएगी इस पे। रेखीय सदिशों का योग शून्य होगा। एक ही पॉइंट इसमें ध्यान रखने योग्य है, वो पूछ सकता है यही। अब रीट के लिए मैक्सिमम यही पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और तो सेकंड ग्रेड वगैरह के लिए अगर पूछे तो वो बात अलग है, बाकी रीट के लिए यही पूछेंगे। ठीक है, अब जो इसमें संतुलन की अवस्था होती है वो दो प्रकार की संतुलन की अवस्था होती है। संतुलन की अवस्था कौन कौन सी होती है? संतुलन की अवस्था दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। ठीक है, मेनली दो ही होती है, लेकिन जो तीसरी है उदासीन, इसे प्रकार कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कितने प्रकार की होती है, वो भी संतुलन की अवस्था में काउंट की जाती है। किन्हीं किन्हीं बुक्स में दो दे रखी है, किन्हीं में तीन दे रखी है। उदासीन को अलग से भी परिभाषित किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ तीनों को ही। स्थायी का मतलब समझ गए, स्टेबल होगा, इसमें अनस्टेबल होगा। और जो उदासीन संतुलन है उसमें होगा कि पहले जिस अवस्था में थी, पहले की अवस्था को छोड़ के नई अवस्था प्राप्त कर लेना, ये इसकी उदासीन हो गई। ठीक है, इनसे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि गेंद, बॉल को मैंने लुढ़का दिया तो वो बॉल एक पहले तो किस साइड से स्टेबल थी, अब दूसरी साइड से जाके रुक जाएगी, तो उसका क्या हो गया, उदासीन संतुलन की अवस्था हो गई। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है उत्तोलक। अभी बीच में जड़त्व तो आघूर्ण और वो वगैरह है जो वो कुछ काम के नहीं आएंगे आपके। अगर किसी को हाई पढ़ना है, मतलब लेवल का पढ़ना है, तो मेरे को बता देना, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। यानी कि लीवर। अब ये लीवर क्या होता है? लीवर होते हैं एक दृढ़ छड़, एक रिजिड छड़ होती है ये, जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है।
अब जैसे कि और इसका एक जो है कि अभी आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये करता है उत्तोलक, रेड पेन से लिख देता हूं मैं इसको, उत्तोलक आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है, आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उत्तोलक से ये पूछा जाएगा। अब जो उत्तोलक के प्रकार है वो आपको मैं बता देता हूं। अब जो ये उत्तोलक प्रकार जो लीवर है, इसमें कुछ पार्ट होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। जो उत्तोलक में पार्ट होते हैं वो होते हैं, पहला आलंब, जिसको F से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आलंब क्या होता है? वह बिंदु जिसके चारों ओर वह बिंदु जिसके चारों ओर लीवर घूम सके। ठीक है, इनको भी मैं चित्र बना के बता दूंगा, घूम सके। दूसरा है आयास, आयास को डिनोट किया जाता है ई से। आयास का मतलब होता है एफर्ट, तो आयास मतलब एफर्ट, एफर्ट का मतलब हो गया उत्तोलक में भार उठाने के लिए जहां बल लगाया जाता है, जहां से बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। और जो तीसरा है वो है भार, जिसको डिनोट किया जाता है लोड। तो ये क्या होगा? उत्तोलक जहां से भार, वेट, ठीक है, उत्तोलक जहां से भार उठाता है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं उत्तोलक के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास के उत्तोलक में आएगा कि प्लास, सिंडासी, नेल कटर। जैसे प्लास मतलब प्लायर, प्लायर। ठीक है, अब ये कैसे होंगे देखो, जैसे फर्स्ट क्लास के कैसे हो गए, ये मैंने बना दी सिंडासी। ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में क्या होता है, जो आलंब है यानी कि वह बिंदु जिसके चारों ओर लीवर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। तो ये जब बीच का बिंदु होगा फर्स्ट क्लास में, तो आलंब कहाँ होगा? बीच में। एफ कहाँ होगा? बीच में। दूसरा बल कहाँ से लगाएंगे अपन? यहां से, यहां से तो दबाते हैं अपन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? एफर्ट, ई। और भार कहाँ से उठेगा? इसमें से, डब्लू। तो जो संडासी है वो कौन से प्रकार का है? फर्स्ट क्लास का। तो फर्स्ट क्लास में ये याद रख लेना, डब्लू कहाँ होता है, एफ कहाँ होता है और ई कहाँ होता है। दूसरा है सेकंड क्लास, और ये समझ में नहीं आए तो वापस पूछ लेना मेरे को। सेकंड क्लास में है सुपारी काटने का सरोता, जो पान वगैरह में डाला करते हैं काट के। नींबू निचोड़ने की मशीन,
और कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। अब इसका भी चित्र बना के बता देता हूँ मैं। वो सुपारी काटने का सरोता। अब सुपारी काटने का सरोता कैसा होता है? यहाँ पे रखी जाती है सुपारी, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या हो गया, जुड़ा हुआ कहाँ से है, जिसके स्वतंत्रता पूर्वक ये घूम सकता है, यहाँ से तो लगाया जाता है पकड़ के इसको बल। तो ये तो हो गया इनका एफर्ट ई। बीच में क्या बताया मैंने, भार, जहाँ से भार उठाता है, जहाँ पे भार डाला जाता है। तो यहाँ पे सुपारी डाल रही है तो यहाँ पे भार डाला जाएगा, तो ये क्या होगा, एल या डब्लू। और ये हो गया अपना एफ, यानी कि जिसके चारों ओर सरोता घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड क्लास। और जो थर्ड है वो है थर्ड क्लास। और इसमें से एक क्वेश्चन आया था रेलवे में, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आया था रेलवे में, जैसे कि चिमटा, किसान का हल, अब ये चिमटा कैसे, जैसे कि ऐसा ही होता है चिमटा, ऐसा ही होता है चिमटा, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया एफ, यानी कि जिसके चारों तरफ उत्तोलक काम कर सके। दूसरा, अपन जो इसमें बल लगाते हैं, इन सब में बल लगा रहे हैं वो साइड पीछे लगा रहे हैं मतलब, लेकिन इसमें जो बल लगाते हैं वो लगाया जाता है बीच में। तो जो इसका एफर्ट किया जाता है वो किया जाता है बीच में, और यहाँ पे डाला जाता है भार। तो इस वजह से ये तीसरे प्रकार का हो गया, ठीक है। तो ये अपना आज का पूरा ये जो टॉपिक है अपना कौन सा, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ये अपना पूरा हो गया, ठीक है। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, बाकी ये देख लेना एक बार। और इनमें से अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं, आपके कोई भी क्वेरी है तो नीचे पूछ लेना, ठीक है। और मेरे को लगता है जहाँ तक कि समझ में आ गया होगा, मैंने उतना ही करवाया जितना सफिशिएंट है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।